नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवाओं के लिए केंद्रीकृत गुणवत्ता जांच प्रणाली का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार ने 101 कृषि उपज विपणन समिति मंडियों को ई-नैम में एकीकृत करने को मंजूरी दी। ग्लोबल साउथ के शहरों के लिए वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइनिंग एंड प्लानिंग विकसित की गई। भारतीय सेना के चिकित्सकों ने मरीज की खोपड़ी में विकार को ठीक करने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में परमाणु निरीक्षकों को यूरेनियम संवर्धन के 84% शुद्धता तक पहुंचने के प्रमाण मिले। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर स्वास्थ्य एवं औषधि से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवाओं के लिए केंद्रीकृत गुणवत्ता जांच प्रणाली का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय केंद्रीय औषध नियंत्रण मानक संगठन के तहत दवा पंजीकरण की एक एकीकृत प्रणाली बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। ये प्रस्तावित प्रणाली दवाओं की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखेगी। CDSCO के ऑनलाइन पोर्टल सुगम को इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नया रूप दिया जाएगा। ये पोर्टल नई दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करता है। मंत्रालय ने ये कदम विदेशों में विषाक्त भारतीय दवाओं के सेवन से कथित तौर पर हुई मौतों को देखते हुए उठाया है। आपको बता दें कि गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में विषाक्त दवा के सेवन के कारण हुई बच्चों की मौत के लिए भारत में निर्मित खांसी के सिरप को जिम्मेदार ठहराया गया था। भारत में दवा विनियमन की बात करें तो CDSCO स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत केंद्रीय दवा प्राधिकरण है। ये नई औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियमावली 2019 तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत टीकों सहित दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता को नियंत्रित करता है। CDSCO नई दवाओं को बाजार में बेचने की अनुमति देता है। साथ ही क्लिनिकल परीक्षण संबंधी मानकों का विनियमन भी करता है। इसके अलावा ये दवाओं के आयात का निरीक्षण करता है और विनिर्माण के लिए लाइसेंस को मंजूरी देता है। CDSCO राज्य दवा विनियामकों के साथ मिलकर रक्त और टीके जैसी महत्वपूर्ण दवाओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए लाइसेंस भी प्रदान करता है। CDSCO का अध्यक्ष भारत का औषधि महानियंत्रक है। दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर DCGI अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। दरअसल भारत में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कई चुनौतियां हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एकीकृत और इंटरऑपरेबल लेबलिंग और पहचान मानकों की कमी है। पर्याप्त संख्या में परीक्षण सुविधाओं, निरीक्षकों और मॉनिटर्स की कमी है। दवा कंपनियां नई दवाओं के लिए CDSCO से मंजूरी प्राप्त करने में असफल रहने पर राज्य स्तर पर पंजीकरण कराने में सफल हो जाती हैं। इसके अलावा किसी दवा ब्रांड द्वारा नियमों के उल्लंघन, उसकी निरीक्षण रिपोर्ट और उसके पिछले रिकॉर्ड पर किसी सार्वजनिक डेटाबेस की कमी है। केंद्र सरकार ने 101 कृषि उपज विपणन समिति मंडियों को ई-नैम में एकीकृत करने को मंजूरी दी है। ई-नैम में नई मंडियों के एकीकृत होने के साथ ही मार्च 2023 के अंत तक ई-नैम में APMC मंडियों की कुल संख्या 1361 हो जाएगी। इस कदम से चालू वित्त वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म के टर्नओवर में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में 260 मंडियां ई-नैम प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हैं। इससे ई-नैम में APMC मंडियों की कुल संख्या 1260 हो गई है। ई-नैम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के लिए मौजूदा APMC मंडियों का एक नेटवर्क बना रहा है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ई-नैम की क्रियान्वयन एजेंसी है। SFAC कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक संस्था है। ई-नैम में APMCs को एकीकृत करने का काफी महत्व है। इससे राज्यों की सीमाओं से परे एकीकृत कृषि बाजार का निर्माण होगा। इससे कृषि व्यापार में वृद्धि होगी और बाजार तक ज्यादा पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। उत्पादकों को रियल टाइम आधार उत्पादों के उचित मूल्य और स्थिर मूल्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा व्यापारियों और कमीशन एजेंटों की बेहतर निगरानी और उनका विनियमन संभव हो सकेगा। APMCs राज्य सरकारों द्वारा गठित वैधानिक बाजार समितियां हैं। इनका गठन राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए APMC अधिनियमों के तहत किया जाता है। ये अधिसूचित कृषि, बागवानी या पशुधन उत्पादों के व्यापार के लिए उत्तरदायी हैं। कृषि के डिजिटलीकरण से संबंधित और भी कई पहले हैं। डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 2025 की घोषणा की गई है। कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना शुरू की गई है। ई-नैम पोर्टल के भीतर प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। ई-नैम में शामिल होने के लिए राज्यों के APMC अधिनियमों में
3 संशोधन करने की जरूरत होती है। सबसे पहला है कि एकल व्यापार लाइसेंस पूरे राज्य में मान्य हो, राज्य भर में बाजार शुल्क का सिंगल पॉइंट उद्ग्रहण हो, उत्पादों के उचित मूल्यों की प्राप्ति के लिए एक माध्यम के रूप में ई नीलामी या ई ट्रेडिंग का प्रावधान हो। अगली खबर ग्लोबल साउथ से संबंधित है। ग्लोबल साउथ के शहरों के लिए वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग विकसित किया गया है। WSUDP यानी वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग को मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के शहरों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया था। हालांकि जिस गति से ग्लोबल साउथ में शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए यहाँ भी WSUDP की आवश्यकता महसूस की जा रही है। WSUD शहरी विकास का एक नया आदर्श है। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर शहरी विकास के जल विज्ञान संबंधी प्रभावों को कम करना है। व्यवहार में इसके तहत भूजल पुनर्भरण के साथ साथ कई अन्य सहायक उपाय भी शामिल किए जा रहे हैं। इससे जल के बहकर बर्बाद होने को कम किया जा सकेगा और रिसाव में वृद्धि हो सकेगी। ये संधारणीयता और शहर को रहने लायक बनाने की दिशा में योगदान देता है, विशेषकर जब इन्हें शहरी रणनीति का हिस्सा बनाया जाता है। ये शहरी जल चक्र, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल, वर्षा जल और भूजल प्रबंधन को स्थानिक और शहरी डिजाइन के साथ एकीकृत करता है। WSUDP के सिद्धांत हैं जल नियोजन और नगर नियोजन को एकीकृत करना, नालों को वैधानिक रूप से संरक्षित जल निकायों से जोड़ना, हरित स्थलों का भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में उपयोग करना, पर्याप्त रूप से उपचारित अपशिष्ट जल का सिंचाई उद्देश्यों के लिए फिर से उपयोग करना और किसी स्थान के जल भूगोल के अनुसार सड़कों और नालियों का निर्माण करना। और आइए अब आपको बताते हैं कि कहां पर हम WSUDP को भारत में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये शहरी स्तर पर अपनाया जा सकता है। शहरी स्तर पर इसे खुले स्थलों पर, पार्क और जलाशय, सड़क अवसंरचना आदि में अपनाया जा सकता है। जोन स्तर पर योजना और डिजाइनिंग चरण में अपनाया जा सकता है, जैसे कि पार्किंग स्थल, सड़कें, स्वच्छता, वर्षा जल निकासी आदि। और व्यक्तिगत स्तर पर डिजाइनिंग चरण में अपनाया जा सकता है। इसे स्थल विशेष ऑन साइट जल संवेदन सुविधाएं, जल कुशल फिटिंग आदि में अपनाया जा सकता है। WSUD की दृष्टिकोण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि ये आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं लगातार संकुचित होती या फिर विकसित होती अर्थव्यवस्था का जल सेवाओं पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। ऊर्जा उपयोग की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। जल वितरण और जल उपचार के लिए ऊर्जा की बढ़ती लागत की वजह से WSUD की जरूरत है। साथ ही CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए जल क्षेत्रक की जरूरत है। वहीं इससे उभरती प्रौद्योगिकियों में लाभ होगा, जैसे कि अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण में वृद्धि होगी और विलवणीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले बाढ़ के खतरे में वृद्धि को रोका जा सकता है और जल की कमी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति की जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण की वजह से भी इस दृष्टिकोण की जरूरत है, क्योंकि अब जल की मांग ज्यादा होगी और हम देखते हैं कि कई शहरों में जल सुविधा उपलब्ध कराने में परेशानी बढ़ी है। खासकर हम देश के पश्चिमी हिस्से और दक्षिणी हिस्सों में देखते हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, कि जल की कितनी किल्लत हो जाती है। इसके अलावा अवसंरचना भी कमजोर होने लगी है, जैसे कि पाइप्स का लीक होना और पुनर्सुधार की उच्च लागत की वजह से वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग की बहुत जरूरत है। इसके अलावा लोक व्यवहार और दृष्टिकोण में भी इससे बदलाव आएगा। इससे जीवन शैली और उपभोग का तरीका बदलेगा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता में वृद्धि होगी। अगली खबर स्वास्थ्य एवं तकनीक से ही जुड़ी हुई है। भारतीय सेना के चिकित्सकों ने मरीज की खोपड़ी में विकार को ठीक करने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में सटीक ज्यामितीय आकार में सामग्रियों को परत दर परत जमा करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश देने के लिए डेटा कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD सॉफ्टवेयर या 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर का उपयोग किया जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सामग्रियों को आपस में जोड़ती है और इसके विपरीत पारंपरिक निर्माण प्रक्रिया में मिलिंग, मशीनिंग, नक्काशी, आकार देने या अन्य माध्यमों से सामग्रियों को हटाया जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को पहली बार 1980 के दशक में विकसित किया गया था। इस तकनीक को चिकित्सा सहित कई अलग अलग उद्योगों में अपनाया गया है। चिकित्सा क्षेत्रक 3D प्रिंटिंग में इस प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके शारीरिक संरचनाओं की भौतिक प्रतिकृति बनाई जाती है। ये शरीर रचना की प्रतिकृति बनाने के लिए एक्सरे, CT स्कैन, MRI और 3D अल्ट्रासाउंड जैसी 3D इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करती है। चिकित्सा क्षेत्रक में 3D प्रिंटिंग का उपयोग काफी लाभकारी और क्रांतिकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी मदद से ऊतक और ऑर्गेनॉइड बनाए जा सकते हैं जो मानव अंग प्रत्यारोपण की जगह ले सकते हैं। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे आवश्यक सर्जिकल उपकरणों के किफायती विकल्प तैयार किए जा सकते हैं।
इसके अलावा सर्जिकल प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए रोगी विशिष्ट सर्जिकल मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही कृत्रिम अंगों पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से या पसंद के अनुरूप कृत्रिम अंग बनाए जा सकते हैं। 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले इसमें 3D CAD मॉडल विकसित किया जाता है। उसके बाद में इसको STL फाइल में बदला जाता है। फिर इसको स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में रखा जाता है और उसके बाद इसको लेयर स्लाइसेस एंड टूल पाथ्स में बदला जाता है। बाद में इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लाया जाता है और अंत में जाकर के 3D ऑब्जेक्ट तैयार होता है। और अब अगली खबर सामरिक मुद्दे से संबंधित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में परमाणु निरीक्षकों को यूरेनियम संवर्धन के 84% शुद्धता तक पहुंचने के प्रमाण मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान में 84% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम मिला था। आपको बता दें कि 84% तक की संवर्धित मात्रा परमाणु हथियार विकसित करने के लिए आवश्यक स्तर से कुछ ही कम है। IAEA परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक वैश्विक केंद्र है। ये परमाणु प्रौद्योगिकी के विश्वसनीय, सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 है। यूरेनाइट इसका प्राथमिक अयस्क है। ये अन्य खनिज निक्षेपों जैसे ऑटोनाइट, कॉर्नोटाइट, टॉबनिट और समास्क्राइट आदि के साथ पाया जाता है। इसके अलावा मृदा और जल में भी ये कम मात्रा में मौजूद होता है। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम 3 प्रमुख समस्थानिकों में प्राप्त होता है। ये समस्थानिक हैं U-238 जिसमें कि 99.27% यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम 235 जिसमें कि 0.72% यूरेनियम होता है और तीसरा समस्थानिक यानी आइसोटोप है यूरेनियम 234 जिसमें 0.006% यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम संवर्धन का मतलब है एक प्रभावी परमाणु ईंधन का निर्माण करना। इस प्रक्रिया में अलग अलग संवर्धन स्तरों पर प्राकृतिक यूरेनियम में पाए जाने वाले यूरेनियम 238 को हटाकर यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है। वर्ष 2015 में ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया गया था और इस समझौते को संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी कि JCPOA के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ईरान केवल 3.67% के स्तर तक ही यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। JCPOA पर ईरान और P5+1 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। P5+1 में शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका इस परमाणु समझौते से बाहर निकल गया था और ईरान पर उसने फिर से प्रतिबंधों को लागू कर दिया था। इसके बाद से ईरान समझौते के सहमत प्रतिबंधों का उल्लंघन करता रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं उच्च संवर्धित यूरेनियम हथियारों के लिए प्रयोग करने योग्य। यूरेनियम 235 में 0.7% होती है। यूरेनियम 235 में निम्न संवर्धित यूरेनियम 5% होती है। यूरेनियम 235 में उच्च संवर्धित यूरेनियम 20% से ज्यादा होती है और हथियारों के लिए उपयुक्त यूरेनियम U-35 में 90% से ज्यादा होती है। अगली खबर सेबी से संबंधित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने सबसे पहले वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में प्रस्तुत किया था। इसके बाद सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 के तहत एक नई प्रतिभूति जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल घोषित करने के लिए जारी की गई थी। NSE के सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होने के बाद जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल को गैर लाभकारी संगठन सार्वजनिक या निजी स्तर पर जारी कर सकते हैं। इससे पहले जुलाई 2022 में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने SSE यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियम भी अधिसूचित किए थे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक विनियमित फंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यहाँ लाभ अर्जक सामाजिक उद्यम और गैर लाभ अर्जक संगठन यानी NPO सामाजिक उद्देश्यों से धन जुटा सकते हैं। वर्तमान में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े संगठन FPEs और NPO कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, परोपकारी या सरकारी अनुदान आदि के माध्यम से धन जुटाते हैं। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग निवेश की एक रणनीति है। इसका उद्देश्य वित्तीय लाभ के अलावा विशेष लाभकारी सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव भी उत्पन्न करना है।
और इस तरह की पहलें विश्व में भी की गई हैं। विश्व के कुछ प्रमुख सोशल स्टॉक एक्सचेंज हैं यूनाइटेड किंगडम का सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कनाडा का सोशल वेंचर कन्वेंशन, सिंगापुर का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज आदि। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लाभ ये हैं कि इक्विटी के जरिए सामाजिक हित में लोगों की भागीदारी को ये संभव बनाता है। इसके अलावा वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराता है, निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाता है। इस तरह से विकास से जुड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में सरकारी प्रयासों के संपूरक की भूमिका निभाता है। ये सामाजिक उद्यमों एवं इम्पैक्ट निवेशकों को एक साझे मंच पर लाता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज शासकीय प्राधिकार द्वारा विनियमित होता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज खुदरा निवेशकों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्पैक्ट जारीकर्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं में ये धन का निवेश करता है। सामाजिक उद्यमों के लिए ये परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने में सहायता करेगा। इसके अलावा स्वयं सेवी संगठन सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पसंदीदा प्रतिभूतियों के साथ सूचीबद्ध हो सकते हैं और संस्थागत निवेशक प्रतिभूतियों को जारी कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। प्रयोगशाला में विकसित हीरे। इंडिया सेंटर फॉर एलजीडी को आईआईटी मद्रास में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। एलजीडी को कार्बन सीड से विकसित किया जाता है। कार्बन सीड को पहले माइक्रोवेव चैम्बर में रखा जाता है, उसके बाद उसे एक चमकदार प्लाज्मा बॉल में बदलने के लिए अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया में ऐसे कण निर्मित होते हैं जो कुछ सप्ताहों में हीरे के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। एलजीडी का उत्पादन 2 तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। एक है उच्च दबाव उच्च तापमान यानी HPHT और दूसरा है रासायनिक वाष्प निक्षेपण यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन CVD। भारत CVD तकनीक का उपयोग करके एलजीडी विकसित करने वाले अग्रणी उत्पादकों में से एक है। वैश्विक स्तर पर लैब ग्रोन डायमंड्स बाजार का मूल्य वर्ष 2020 के $1 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2025 में $5 बिलियन होने की उम्मीद है। लैब ग्रोन डायमंड्स के अनुप्रयोगों की बात करें तो ये आभूषण, कंप्यूटर चिप्स, उपग्रह, 5G नेटवर्क आदि में यूज किया जाता है। अगला टॉपिक है जयपुर घोषणा पत्र। हाल ही में 18वीं UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसे रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इस कांग्रेस के दौरान जयपुर घोषणा पत्र को अपनाया गया है। ये घोषणा पत्र UIC के लिए कार्रवाई योग्य एजेंडे की रूपरेखा तैयार करता है। ये एजेंडा ऐसे अभिनव दृष्टिकोण का पता लगाएगा जो वैश्विक रेलवे संगठनों को रक्षा और सुरक्षा के उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। इस घोषणा पत्र ने दुनिया भर में सुरक्षित और सकुशल रेल नेटवर्क स्थापित करने की UIC की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है। इस प्रतिबद्धता की प्रतिपूर्ति 2025 तक एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी क्षेत्रीय असेंबलियों को सक्रिय करके की जाएगी। UIC का मुख्यालय पेरिस में है। ये रेल परिवहन से जुड़े अनुसंधान, विकास और संवर्धन के लिए रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्व स्तरीय पेशेवर संघ है। फसाई ने मिलेट्स के लिए व्यापक समूह मानक अधिसूचित किए। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 8 गुणवत्ता मानदंडों को निर्धारित करते हुए 15 प्रकार के मिलेट्स के लिए व्यापक समूह मानक तैयार किए हैं। ये मानक घरेलू और वैश्विक बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले मिलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। समूह मानक बार्नयार्ड मिलेट, चौलाई, कुट्टू, रागी, फॉक्सटेल मिलेट, बाजरा, फोनियो, लिटिल मिलेट और सोरघम सहित अन्य मिलेट्स पर लागू होते हैं। इसके 8 गुणवत्ता मानदंड हैं, यानी कि नमी की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा, बाहरी पदार्थ की मात्रा, अन्य खाद्य अनाज की मात्रा, डिफेक्ट्स, घुन लगा अनाज, अपरिपक्व अनाज की अधिकतम सीमा और सूखे अनाज की अधिकतम सीमा। मिलेट्स को सुपरफूड भी कहा जाता है। ये छोटे दाने वाली खाद्य फसलों का एक समूह है। ये अत्यधिक मौसम सहिष्णु प्रवृत्ति की फसलें हैं। इन्हें उगाने के लिए कम रासायनिक इनपुट्स की जरूरत होती है। अगला टॉपिक है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये MOU भारत की तीनों सेनाओं के लिए लॉन्ग रेंज आर्टिलरी हथियार प्रणाली के घरेलू निर्माण और आपूर्ति पर आधारित है। LORA इजराइल द्वारा विकसित और संचालित हथियार प्रणाली है। ये कम मारक की दूरी वाली, सड़क से परिवहन में सक्षम
और भूमि तथा समुद्र से लॉन्च की जा सकने वाली ठोस ईंधन युक्त बैलिस्टिक मिसाइल है। LORA प्रणाली 10 मीटर CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी के सटीक स्तर के साथ साथ अलग अलग दूरियों के लिए बैलिस्टिक हमले करने की क्षमता प्रदान करती है। ये टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और टीवी का उपयोग करती है। इसमें उड़ान के दौरान लगातार मार्ग बदलने की भी क्षमता है। ये 600 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। फ्रेडी चक्रवात ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो हाल ही में मेडागास्कर और मोजाम्बिक के तट से टकराया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र घूर्णन वाला तूफान होता है। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है और विकसित होने के लिए यहीं से ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके केंद्र में कम दाब होता है। इसमें बादल चक्रवात की आंखों के चारों ओर नेत्र भित्ति की ओर सर्पिल परिसंचरण में गति करते हैं। कीलाड़ी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक छोटा सा गांव है। वर्ष 2015 में कीलाड़ी में किए गए उत्खनन से ये साबित हो गया था कि तमिलनाडु में संगम काल के दौरान एक शहरी सभ्यता मौजूद थी। प्राचीन तमिलनाडु में संगम काल की अवधि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसवी तक की मानी जाती है। कीलाड़ी से मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों ने संगम काल की अवधि को और भी पहले का मान लिया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।